session we'll be discussing about cell division, and in cell division we have already discussed about interphase, in which we covered G1, S, G2 and prophase, metaphase, anaphase. So in this session we'll be continuing further to start with telophase. चलिए तो बात कर रहे हैं आगे, और आज के सेशन में जो टीलोफेज है फटाफट से खत्म कर लेते हैं। यार देखो, टीलोफेज में आपका क्या होना है, आपका सेल था, इस सेल में सबसे पहली चीज तो ये होनी है कि डीकंडेंसेशन। सबसे पहला जो इवेंट होने वाला है वो है हमारा डीकंडेंसेशन। एंड डीकंडेंसेशन का मतलब क्या था कि हमारे पास ये वाला क्रोमोसोम है ना, ये एनाफेजिक क्रोमोसोम था, और इस एनाफेजिक क्रोमोसोम को हम क्या कर देंगे यार, इसको वापस से क्रोमेटिन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो था एनाफेजिक क्रोमोसोम, ये था कंडेंस्ड फॉर्म, और ये जो है ये क्या बन गया है हमारा क्रोमाटिन, ये है हमारा डिस्पर्स्ड फॉर्म। ठीक है, या जिसको आप क्या कहते हो, क्रोमोसोमल मटेरियल। तो ये यहां पर कंडीशन है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज डीकंडेंसेशन। अच्छा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियोलस वापस दिखने लगा है। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या हो जाएंगे, वापस से आ जाएंगे, रीअपियरेंस। यानी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो भी प्रोफेज में गया था उसका जस्ट उल्टा कर देना है। तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स प्रोफेज। इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स प्रोफेज। ठीक है, तो यहां ये कहानी हो गई हमारे टीलोफेज की। तो हमने क्या कर लिया यार, प्रोफेज कर लिया, मेटाफेज कर लिया, एनाफेज कर लिया और टीलोफेज कर लिया। इन सबको मिलाकर हमने क्या किया है, न्यूक्लियस को डिवाइड किया है। यानी न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए हमें 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर क्या बोल देते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर लिया है, यानी हमारे सेल में यह कंडीशन हो चुका है, पहले एक न्यूक्लियस रहा होगा और अब हमारे सेल के अंदर एक पोल पर एक न्यूक्लियस और दूसरे पोल पर दूसरा न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस हमारे पास हो गए। यानी न्यूक्लियस का डिवीजन कर लिया है, दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। अब हम जो है अगर ऐसे कर देते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल कंडीशन था वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। यानी हमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन कर दें तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अच्छा, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर रहे हैं। पहली बात कि ये जो साइटोकाइनेसिस है ये स्टार्ट कब होता है, एट एनाफेज। ठीक है, और कंप्लीट कब होता है, साइमल्टेनियसली विथ टीलोफेज। ठीक है, तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कि स्टार्ट कब हो रहा है और दूसरी चीज कंप्लीट कब हो रहा है। तो दोनों बातें अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो यानी न्यूक्लियस का डिवीजन जैसे खत्म होगा वैसे ही साथ में आपका क्या खत्म हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस भी खत्म हो जाएगा। तो यहां पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, नोट, इफ karyokinesis is not followed by cytokinesis, इसको क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या कह देंगे यार, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कह देंगे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया हमारे पास, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यानी अगर न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म ना डिवाइड करे तो दैट कंडीशन विल बी नोन एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अच्छा, इससे होगा क्या, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल। ठीक है, यानी अगर पहले एक न्यूक्लियस था तो 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस थे तो 4 हो जाएंगे, 4 थे तो 8 हो जाएंगे। यानी इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो आपने कभी ना कभी जो है वो सिनोसाइड कंडीशन सुना होगा, है ना। सिनोसाइड जैसे कि प्लांट्स में, फंजाई में, या जैसे आपने नारियल पानी पढ़ा था कि नारियल पानी यानी जो एंडोस्पर्म या कोकोनट मिल्क जिसको आप कहते हो, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और उसमें भर भर के तुम्हें क्या मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है साइटोकाइनेसिस की। अब यहां पर हम लोग पहले एक बात कर लेते हैं, एनिमल साइटोकाइनेसिस। एनिमल साइटोकाइनेसिस में क्या कंडीशन है यार, देखो एनिमल्स में ये हुआ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां पर आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक ऐसा रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये देखो, ये क्या बन गया है, एक रिंग, और इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, या मिड बॉडी। अच्छा, ये जो है इट इज मेड ऑफ माइक्रोफिलामेंट। देखिए यार, माइक्रोफिलामेंट आपको याद आ रहा होगा, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और आपको मैंने वहां बताया था कि माइक्रोफिलामेंट किस चीज का बना होता है, एक्टिन का, और जहां पर भी एक्टिन है वहां पर मायोसिन जनरली एसोसिएटेड होता है। और हमें पता है कि एक्टिन और मायोसिन जहां पर भी रहेंगे दे विल बी द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी वहां पर कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, रिलैक्सेशन पॉसिबल है। तो ये जो रिंग है ये आप देख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। और अब क्या करेंगे, ये जो रिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, दिस विल रिजल्ट इन ऐसा कंडीशन। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर एक फरो बना रहा है, फरो, या इसको क्या बोलेंगे, क्लीवेज फॉर्मेशन। क्लीवेज या फरो फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट का एक फंक्शन आपको यहां पर मैंने बता दिया कि एनिमल साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। अच्छा, ये आपका रिंग है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो फरो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो फरो का फॉर्मेशन होगा वो किधर से किधर, हम लोग किधर खींच रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, अंदर की तरफ।
तो ये आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किधर दिख रहा है, अंदर आते हुए बाहर से अंदर की तरफ खींच रहे हैं। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ये किधर से किधर हो रहा है, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं यार, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये एक तरह का सेंट्रीपिटल डिवीजन हो गया या साइटोकाइनेसिस हो गया। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस यहां पर आपको देखने को मिलता है कहां पर, एनिमल्स में। तो एनिमल में एक तो आप ध्यान रखना क्लीवेज या फरो का फॉर्मेशन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा इसका जो डायरेक्शन है, फरो फॉर्मेशन का जो डायरेक्शन है वो कैसा होता है, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस। ठीक है, आर वी डन विद दिस। तो अब हमने सीख लिया है एनिमल साइटोकाइनेसिस कब होता है, कैसे होता है। ये कंडीशन आपको कब देखने को मिलेगी, ये वाला जो स्थिति है ये आपको कब देखने को मिलेगा, एनाफेज बी में। ठीक है, और फिर यहां पर क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स, कब, टीलोफेज में। ठीक है, ये कंडीशन हो गया आपका। बट अभी हम लोग सीखेंगे प्लांट साइटोकाइनेसिस। प्लांट साइटोकाइनेसिस भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। देखो आसान है बट आप एनिमल साइटोकाइनेसिस से कंपेयर करना साथ में। ठीक है, मान लो कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट साइटोकाइनेसिस। अच्छा, जब आप प्लांट साइटोकाइनेसिस पढ़ते हो तो इसमें तुमने बोला कि आपका जो सेल है इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल एंड नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है, आपको याद आ रहे होंगे कि हमने इंटरजोनल फाइबर्स बनाए थे, है ना। जब क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम को हमने स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कराया था, और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर की वजह से जो सेंट्रोमियर टूट रहा था उस टाइम में दो डॉटर क्रोमोसोम्स के बीच में क्या बना था, इंटरजोनल फाइबर्स। भाई दो पोल को हम बोलते हैं जोन, और दो जोन्स के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, इंटरजोनल एरिया। तो इंटरजोनल एरिया ये वाला, ये हो गया पोल, ये भी हो गया पोल, और ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे, इंटरजोनल। तो इंटरजोनल वाले एरिया में आपको मिले थे इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स। तो ये अभी बचे हुए हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, फ्रैगमेंट्स ऑफ इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स। और इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट। यार क्या नाम दे दिया, देखो आसान है याद करना, फ्रैग्मोप्लास्ट। तो यहां पर स्पिंडल फाइबर्स के फ्रैगमेंट्स यहां पर अभी परसिस्ट कर रहे हैं, बचे हुए हैं। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, बचे हुए हैं। तो बचे हुए फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट। अब क्यों बचा रखा है, ये क्यों बचा रखा है, यहां पर फाइबर का जब भी आप नाम लेते हो, फाइबर का काम होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना। तो ये जो फाइबर्स हैं इनको हम एज अ सपोर्ट यूज करेंगे, और सपोर्ट देंगे किस चीज को, गोल्गी के वेसिकल्स को। गोल्गी आपको मैंने बताया था कि गोल्गी एग्जिस्ट इन सिस्टर्ने वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूलर फॉर्म। तो यहां पर गोल्गी के छोटे छोटे ऐसे बैग का डिपोजिशन करेंगे, किधर से किधर, सबसे पहले सेंटर पे डिपॉजिट करेंगे, फिर पेरीफेरी की तरफ मूव करेंगे, दोनों साइड पर। ठीक है,
तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये कौन हो गए? गोल्गी वेसिकल्स। और ये जो बैग हैं, ये जो वेसिकल्स हैं, दे आर फिल्ड विथ कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। आपको पता ही है कि गोल्गी जो है ये क्या बना सकता है? शुगर बना सकता है। कौन सा? पेक्टिन। तो गोल्गी पेक्टिन बना सकता है, तो इसने सिंथेसाइज किया है पेक्टिन को और कैल्शियम पेक्टेट का कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और मैग्नीशियम पेक्टेट का कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। यहां पर मेनली आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम पेक्टेट। तो गोल्गी वेसिकल्स हमने डिपॉजिट कर दिया। अच्छा, ये जो दोनों चीजें हमने डिपॉजिट की हैं, इसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सेल प्लेट। ठीक है, यहां पर ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है, प्लस गोल्गी वेसिकल्स, इसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सेल प्लेट। और ये जो सेल प्लेट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक कॉमन बाउंड्री हो गया। इस तरफ आपका हो गया साइटोप्लाज्म, है ना, और इस तरफ भी क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। साइटोजोल बोलो या साइटोप्लाज्म बोलिए, ठीक है। तो यहां पर सेल प्लेट आपका कंडीशन हो गया। अब यहां पर क्या होगा? अभी हमारे पास क्या है? सेल प्लेट है। अब यहां पर क्या होगा? सेल प्लेट को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या होगा? यहां पर फ्रैग्मोप्लास्ट डिसॉल्व कर देंगे और दूसरी बात क्या है? फ्रैग्मोप्लास्ट यानी स्पिंडल फाइबर का काम हो चुका है। स्पिंडल फाइबर का काम क्या था? वेसिकल्स का डिपोजिशन, उसका काम हो चुका है। अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, तो पर्पल वाले सारे गायब हो जाएंगे, सारे गायब हो जाएंगे और वो जो वेसिकल्स हैं वो फट जाएंगे। तो वेसिकल्स जब फट जाएगा तो उसके जो डिपोजिशन है यानी कैल्शियम पेक्टेट जो है वो बाहर आ जाएगा। कैल्शियम पेक्टेट इज रिलीज्ड बाय वेसिकल्स। और जब ऐसा होगा तो कुछ इस तरह की कहानी आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है? आपका सेल वॉल है, ठीक है। ये लाल जो दिखाया जा रहा है, ये रेड क्या है? कैल्शियम पेक्टेट। ये जो एरिया आप देख पा रहे हो, ये इसको अब हम लोग क्या बोलना वाले हैं? यहां पर क्या वर्ड यूज किया था? सेल प्लेट। क्योंकि अब ये थोड़ा सेल प्लेट से अलग है, इसलिए इसको अलग नाम देना पड़ेगा एंड इसको हम क्या कह देंगे? मिडिल लैमेला। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मिडिल लैमेला किस चीज का बना हुआ है, तो आप सिंपली क्या बता दोगे? जो उसका कंपोनेंट है, मेड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। अब यहां पर आपने बोल दिया यार कि मिडिल लैमेला हमने डिपॉजिट कर दिया, बट आप देखोगे कुछ जगह हैं जो कि मिडिल लैमेला वहां पर नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी जगह है? वो कौन सी जगह है जहां पर मिडिल लैमेला का डिपोजिशन नहीं हुआ? वो वाली जगह है जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है। कौन सी जगह पर डिपोजिशन नहीं हुआ है? यहां पर क्या था? ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है। ट्यूब्यूल फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या कहते हैं? डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल कहते हैं।
तो जिस जगह पर डेस्मोटिब्यूल प्रेजेंट था, इस जगह पर मिडिल लैमेला का डिपोजिशन नहीं हुआ। ठीक है, इन दिस रीजन मिडिल लैमेला नॉट डिपॉजिटेड। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताइए व्हाट इज डेस्मोटिब्यूल? तो डेस्मोटिब्यूल इज नथिंग, इट इज जस्ट एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एक आप देख पा रहे हो, एक रास्ता जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, विच इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहां पर एक टर्म आएगा, ये प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा इज अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, अच्छा, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये बना किस चीज का है? तो यहां पर देखिए, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या क्या मिलेगा तुम्हें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, और क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा, और क्या मिलेगा? डेस्मोटिब्यूल मिलेगा। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग, साइटोप्लाज्म लिविंग, डेस्मोटिब्यूल लिविंग। यानी इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं कि हमारा जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये जो ब्रिज है एक, ये कैसा रास्ता है? ब्रिज मतलब क्या? रास्ता हो गया। तो ये एक लिविंग पाथवे है, और लिविंग पाथवे को हम नाम देते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो प्लाज्मोडेस्माटा कहीं पर भी आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इट इज अ लिविंग ब्रिज विच विल हेल्प अस इन ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टू एडजेसेंट डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल्स हैं, ध्यान रखना, है ना। यानी सेल डिवीजन के टाइम पर ये आपको देखने को मिलता है। एक और बात मैं बता देता हूं, यहां पर आपको सेल के बीच में क्योंकि मिडिल लैमेला मिल गया है, इसलिए कभी भी आपको जो भी डिवाइडिंग प्लांट सेल्स होते हैं वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता। ठीक है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स। तो ध्यान रखिएगा, यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? कंक्लूजन ये है कि ड्यू टू मिडिल लैमेला, यहां पर जो भी मरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी वो टिश्यू जहां पर सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, यहां पर आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता। दूसरी बात क्या है कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता, बट अगर हम लोग मिडिल लैमेला जो कि बना हुआ है पेक्टिन का, यहां पर एक एंजाइम डाल दें पेक्टिनेज, हम नहीं डालते, ये नेचुरली होता रहता है अपने आप। ठीक है, तो जब अगर पेक्टिनेज डाल दोगे तो यहां पर पेक्टिन डिसॉल्व्स, ठीक है। और पेक्टिन कौन होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। ये एक पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड डिसॉल्व करेगा तो क्या बनाएगा? मोनोसैकेराइड्स। एंड डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड्स।
तो मतलब मान लो कि एक कच्चा आम है, मैंगो, तो वहां पर वो कैसा होता है, हार्ड होता है, प्लस उसमें सोर टेस्ट आता है, आपको मीठापन नहीं रहता। बट जब वहां पर कुछ टाइम के बाद, आफ्टर मैच्योरेशन, वहां पर वो क्या कर जाता है, पेक्टिन रिलीज होने लगता है, वहां पर पेक्टिन डिसॉल्व होने लगता है, और पेक्टिन जब डिसॉल्व होता है तो मोनोसैकेराइड्स बन जाता है, यानी जो पका आम है, एक तो पहले सेल्स चिपके हुए थे आपस में तो रिजिडनेस था, अब ये सेल्स अलग अलग हो गए तो यहां पर रिजिडनेस खत्म हो गया है, तो यहां ये कैसा होगा, सॉफ्ट, पल्पी, और साथ में क्योंकि अब यहां पर क्या बना है, शुगर है ना, ये है कौन, शुगर्स, तो यहां पर आपका जो स्वीटनेस है वो बढ़ जाएगा। तो ये आपकी कहानी हो गई किसकी, साइटोकाइनेसिस की, और इसके साथ हमारा माइटोसिस खत्म होता है। रितिका पूछ रही है सर फिगर 1 में फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट रिपीट कर दीजिए। देखो सेल प्लेट में क्या कंडीशन है, अच्छा एक और चीज बताना भूल गया, देखो यहां पर पहले क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हमने रखे थे, और उन स्पिंडल फाइबर्स की मदद से हमने गोल्गी के वेसिकल्स, गोल्गी के बैग जो हैं उनका डिपोजिशन कर दिया। ध्यान रखिएगा ये जो डिपोजिशन होता है, इनका क्या करते हैं हम लोग, डिपॉजिटेड ऑन फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, किधर से किधर, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो अगर तुम यहां पर बात करो कि क्या क्या डिफरेंस है एनिमल में, एनिमल साइटोकाइनेसिस और प्लांट साइटोकाइनेसिस, तो तुम क्या कहोगे कि सर यहां पर जो है ना फरो फॉर्मेशन होता है या क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है, और यहां पर क्या कहोगे कि मिडिल लैमला फॉर्मेशन होता है या सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा यहां पर ये एक सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस होता है, ये एक सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस होता है। एनिमल साइटोकाइनेसिस जो है, यहां आप देख पाओगे कि कोई भी खास चेंजेस नहीं आते हैं उसके, प्लांट साइटोकाइनेसिस अगर आप देखोगे तो प्लांट के सेल के, पूरे ओवरऑल सेल के शेप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। बट ये जो एनिमल साइटोकाइनेसिस है, एक तो इसका जो साइटोप्लाज्म है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, विस्कोसिटी आप समझ रहे होगे है ना, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। दूसरा इसका जो शेप है जनरली थोड़ा चेंज होकर स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है, जनरली भी स्फेरिकल रहता है बट ये थोड़ा सा बड़ा एक स्फीयर आपको देखने को मिलेगा। यानी इसके जो एनिमल साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो वहां पर सेल का जो शेप है वहां आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जबकि प्लांट वाले केस में आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते। ये एक बड़ा डिफरेंस होता है जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वहां पर अगर सेल में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं दैट इज एनिमल साइटोकाइनेसिस हो रहा है, और अगर वहां पर चेंजेस आपको ऊपर से, सेल के ऊपर से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स वो एक प्लांट का सेल है। तो ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं हमें, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके साथ हमारा माइटोसिस खत्म हो जाता है यार। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मियोसिस। देखिए न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है बहुत आसान होता है, मैं आपको सिखा दूंगा,
उससे फिर आप कैसे भी थ्योरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल बनाओ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बट देखिए, थ्योरी सबसे पहले अपने को आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मेरे को लगता नहीं कि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी अपने को ना कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत होती है, इसी वजह से न्यूमेरिकल में भी तकलीफ होती है। तो मैं सिखा दूंगा आपको, टाइप्स बता दूंगा कि ये टाइप्स आप प्रिपेयर करके चले जाओ। उसके अलावा तो लगता नहीं कि कुछ क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं। अच्छा, मियोसिस की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज कि ये होगा कहां पर, ये होता है ऐसे सेल्स में जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इनको हमने क्या बोला है, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। एक्चुअली ये जो मियोसिस है ना, आपको कहां मिलेगा, इन रिप्रोडक्टिव सेल्स having even number of genome. Even number of genome. जीनोम मैंने आपको बता दिया था कि आपके गैमीट में, ठीक है, मान लो आपका गैमीट आप बना रहे हो, आपके गैमीट में टोटल डीएनए जो भी होगा, उस डीएनए को, न्यूक्लियस के अंदर वाला, ठीक है, आपके गैमीट के न्यूक्लियस में जितना भी डीएनए होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोम। और न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए होगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए को हम क्या भी बोलते हैं मिलाकर, प्लाज्मॉन, ठीक है। तो प्लाज्मॉन हो गया साइटोप्लाज्म में और जीनोम हो गया न्यूक्लियस में। कहां पर, गैमीट में। यानी आपके जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स पर जो भी डीएनए मिलता है उसको मिलाकर बोलते हैं अपन जीनोम बोल देते हैं। तो यहां पर इवन नंबर होना चाहिए। अगर तुम मियोसिस कराना चाहते हो तो इवन रखना है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कर रखिए। अगर वहां पर 3 जीनोम हो गए, ठीक है, या फिर जीनोम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो यहां पर इवन का मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल इन ह्यूमन, ठीक है, तो वहां पर किसमें हो सकता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हों, ठीक है, या फिर 92 क्रोमोसोम्स हों। ये क्या हो गया, 4n कंटेंट। ये क्या हो गया, 2n कंटेंट। यानी आपका जो जीनोम है वो इवन के मल्टीपल में होना चाहिए। ऐसे ही सेल्स में होगा, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड हो सकता है, या फिर टेट्राप्लॉइड हो सकता है, हेक्साप्लॉइड हो सकता है, ऑक्टाप्लॉइड हो सकता है। तो ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, गैमीट्स, ठीक, या फिर स्पोर्स। तो ये जो डिप्लॉइड सेल्स हैं ये या तो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे या तो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, थोड़ा सा मैं आपको स्पोर के बारे में बता देता हूं। स्पोर, कभी भी आप ये वर्ड सुनते हो, इसका मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल। एक सेल का हो सकता है स्पोर, यानी यूनिसेलुलर स्पोर हो सकता है, या फिर मल्टी सेलुलर स्पोर भी पॉसिबल है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको बोल दिया कि व्हाट इज स्पोर, इट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल। अब हमें पता है कि रिप्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। तो ये जो स्पोर है ये भी 2 तरह का होगा। एक हो सकता है सेक्सुअल स्पोर, और एक हो सकता है एसेक्सुअल स्पोर। यार इसके नाम को देखकर ही समझ में आ रहा है हमें कुछ चीज। जो चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगी उसको हम लोग बोल देंगे सेक्सुअल, और जो चीज एसेक्सुअल से बनेगी उसको बोल देंगे एसेक्सुअल। सिंपल। तो स्पोर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये हो गया स्पोर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, है ना। अच्छा, इसको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे बन रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है मियोसिस। यानी ये जो स्पोर्स बनेंगे इनको हम लोग मियोस्पोर्स भी बोल सकते हैं। और एसेक्सुअल के लिए हमें मियोसिस की जरूरत नहीं, ये माइटोसिस यहां पर कर लेंगे या फिर एमाइटोसिस कर लेंगे। तो यहां पर जो स्पोर बनता है इसको हम लोग माइटोस्पोर भी कह सकते हैं। ये आपको कहां मिलेंगे माइटोस्पोर्स, कहां पर मिलेंगे, जैसे कि फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है, बस यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स की अगर बात करें यानी मियोस्पोर्स की बात करें तो ये आपको कहां पर मिल सकते हैं, फंजाई में भी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि इसमें 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स चलनी है, 2 साइकिल चलना है। किस चीज का, देखो हम लोग डिवीजन की बात कर रहे हैं, और डिवीजन में 2 चीजों का डिवीजन करते हैं हम लोग, न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यानी यहां पर हम लोग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को 2 बार डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 साइकिल चलेगी इसलिए हम लोग उसको नाम देते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यानी मियोसिस 1 में एक बार न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे, और फिर मियोसिस 2 में फिर से न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं कि यहां पर क्या होने क्या वाला है। सबसे पहले यहां पर सीक्वेंस जो चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं क्या होने वाला है। सबसे पहले यहां पर चलेगा इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज में क्या क्या होगा, G1 चलेगा, S चलेगा, G2 चलेगा, ठीक। इंटरफेज के बाद चालू होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 में सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, कैरियोकाइनेसिस 1 यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, और फिर करेंगे साइटोप्लाज्म का डिवीजन। मियोसिस 1 के बाद हम मूव करेंगे मियोसिस 2 की तरफ। ठीक है, बट मियोसिस 2 जाने से पहले हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, और इस ब्रेक को हम नाम देंगे इंटरकाइनेसिस। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है ये। रिमेंबर, इंटरकाइनेसिस इज नॉट इंटरफेज, यानी यहां पर G1S या G2 नाम की कोई भी बातें हम नहीं करने वाले हैं। तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। 2 डिवीजन के बीच में एक छोटा सा इंटरवल है, उस इंटरवल को नाम दिया जाता है इंटरकाइनेसिस। एंड आफ्टर मियोसिस 2 में क्या होगा, अगेन कैरियोकाइनेसिस 2, एंड साइटोकाइनेसिस 2। तो ये है हमारा सीक्वेंस, है ना। तो ये देखो हमने जो लिखा है, इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स। तो समझ रहे हो, ये हो गया एक साइकिल और ये हो गया दूसरा साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज में, ठीक है, एस फेज में होता है। और एस फेज कितनी बार आ रहा है, एक बार। इंटरफेज दोबारा तो आएगा नहीं, यानी एस फेज हमारे पास एक बार आएगा, यानी डीएनए को हम लोग रेप्लिकेट कितनी बार करेंगे, एक बार करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी है मियोसिस पढ़ने के टाइम पर। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस 1 के साथ, ठीक है। मियोसिस 1 के साथ यहां पर देखिए प्रोफेज 1 है, लॉन्गर, आप वर्ड से देख पा रहे होगे, लॉन्गर
वर्ड यूज करने का मतलब है हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। किसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे? मेटाफेज के साथ या प्रोफेज के साथ। तो माइटोसिस के प्रोफेज से लंबा चलता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि लंबा क्यों चल रहा है? लंबा क्यों चल रहा है? क्योंकि यहां पर इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। फेज का मतलब होता है समय। तो यहां आपको किस बेसिस पर? क्रोमोसोम के बिहेवियर पर। देखिए यहां पर छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं उनका मतलब बहुत भारी होता है। ठीक है, तो आप जो हम क्या करते हैं ना, जनरली आपकी एज में क्या होता है कि हम लोग जहां पर बहुत, जैसे लेप्टोटीन होगा तो तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आएगा उसको याद करने में, या जाइगोटीन का नाम याद करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। बट ये हैं क्या? ठीक है, ये फेजेस हैं जो किस बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं? क्रोमोसोम के बिहेवियर पर। तो हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं कि क्रोमोसोम कैसे बिहेव करता है इन 5 स्टेजेस में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेस्ड ऑन क्रोमोसोम बिहेवियर। ठीक है, अच्छा सबसे पहला क्या हो गया? लेप्टोटीन। देखो टीन का मतलब होता है थ्रेड। तो चाहे तो आप लेप्टोटीन लिख दो या फिर लेप्टोनिमा लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निमा का मतलब भी क्या होता है? थ्रेड या फाइबर। ठीक है, तो थ्रेड या फाइबर, तो लेप्टोटीन लिखा रहे या लेप्टोनिमा लिखा रहे, वैसे जाइगोटीन लिखा रहे या जाइगोनिमा लिखा रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक एक करके हम लोग यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन देख लेते हैं। कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। एक सेल इमेजिन करो, इसमें न्यूक्लियस इमेजिन करिए। इस न्यूक्लियस में हम जानते हैं कि 23 क्रोमोसोम कहां के होंगे? मदर के। हम क्या करेंगे? सारे 23 क्रोमोसोम्स ऑफ मदर जो है वो एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही 23 क्रोमोसोम फादर वाले भी इकट्ठा कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लेप्टोटीन में हम क्या करते हैं यार? यहां पर हम सारे क्रोमेटिन जो पूरे न्यूक्लियस में इधर उधर फैले थे उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्रोमेटिन असेंबल क्लोजली। ठीक है, इसका जो अपीयरेंस है, क्रोमेटिन जब असेंबल कर रहा है तो आप देख रहे हो एक जगह पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना की हेल्प से यहां पर चिपका होता है। जहां पर चिपका है यहां पर पतला है, और जो एंड फ्री आपको दिख रहे हैं वो सब कैसे हैं? थोड़ा से खुले हुए हैं। तो इसका जो अपीयरेंस है ये कैसा होता है? बुके जैसा। तो इसको हम क्या ही बोलते हैं? बुके स्टेज। ध्यान रखिएगा ये एनिमल्स में होता है ऐसा। बुके स्टेज जो है ये आपको कहां देखने को मिलेगा? एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स के केस में क्या होता है? सिंजेसिस कंडीशन देखने को मिल सकती है आपको। नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। एक बार बीएचयू में आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सिंजेसिस कंडीशन कहां पर होता है प्लांट्स के केस में। आप नहीं भी ध्यान रखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर हमारा पर्पस क्या है वो इंपॉर्टेंट है, चाहे बुके स्टेज हो चाहे सिंजेसिस कंडीशन है। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि चाहे बुके हो चाहे सिंजेसिस हो, हमारा एम क्या है कि सारे क्रोमेटिन जो न्यूक्लियस में इधर उधर फैले हुए थे उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जैसे आप दोस्तों को बुलाते हो तो एक जगह पर इकट्ठा करना है। तो न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही आप सारे क्रोमेटिन को इकट्ठा कर लेते हो उसको हम बोलते हैं लेप्टोटीन करना। ठीक है,
ये दूसरा क्या है अब, जाइगोटीन। देखिए जाइगोस वर्ड का मतलब होता है पेयर करना। जैसे आप जाइगोट बनाते हो तो क्या करते हो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, पेयरिंग कराने के फ्यूजन करते हो आप। तो यहां पर भी जाइगोटीन में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम जिनका मॉर्फोलॉजी सेम हो, मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो, और दूसरी बात क्या है कि उनमें जीन लोकस सिमिलर हो। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया यार, कि वहां पर आपका सेंट्रोमियर पोजीशन, थिकनेस, लेंथ ऑफ आर्म्स, या फिर आपका जो आपका सेंट्रोमेरिक रेशियो होता है, ठीक है, यानी बड़ा आर्म बाई छोटा आर्म, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेरिक रेशियो। तो ये जो है मॉर्फोलॉजी अगर आपकी सिमिलर है। दूसरा, जीन आप समझते ही हो, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि फंक्शनल है। जीन क्या होता है, एक आपका ऐसा डीएनए सेगमेंट, एक आपका ऐसा डीएनए सेगमेंट जिसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं और वहां बना सकते हैं आरएनए, और फिर वहां पर ट्रांसलेशन कर सकते हैं और बना सकते हैं प्रोटीन। तो ऐसे डीएनए को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल डीएनए। नाम क्या दे देंगे, जीन। तो जीन वो डीएनए सेगमेंट होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पॉसिबल हो। ठीक है, यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन कैरेक्टर, ठीक है, या ट्रेट। तो यहां पर जीन और लोकस का मतलब क्या होता है, पोजीशन। आपने मैथ्स में कई बार यह वर्ड यूज किया हुआ है। तो जीन का पोजीशन मतलब मान लो कि यहां पर एक क्रोमोसोम है, यहां पर हाइट का जीन है, ठीक है, इस पोजीशन पर हाइट का जीन है, और एक दूसरा क्रोमोसोम है, उस पर भी इसी साइट पर हाइट का जीन है। ठीक है, यानी दोनों पर जो हाइट का जीन है उसका पोजीशन क्या है, सेम लोकेशन पर। तो इन दोनों को हम क्या नाम दे देंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम लोग सेम नंबर देते हैं। जैसे अगर तुमने इसको क्रोमोसोम नंबर 1 दिया है तो इसको भी क्रोमोसोम नंबर 1 ही कहना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारे पास जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग कराना है, ठीक है। अब देखो कैसे कराएंगे, जैसे मान लो कि फादर की तरफ से कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23, F1, F2, F3, ऐसे करते करते कितने होंगे, F22। ये तो क्या हो गए, ऑटोसोम्स। और फिर क्या आएगा, फादर क्या देंगे, Y क्रोमोसोम या फिर X क्रोमोसोम फादर की तरफ से, ये क्या हो जाएगा, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम या इडियोसोम। तो ये हो गया फादर की तरफ से 23 आएंगे, ठीक है, ये हो गया 23। ध्यान रखना Y आएगा या फिर X आएगा, दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। वैसे ही मां भी देगी, मां की तरफ से भी। अब देखो हमने फादर वाले एक क्रोमोसोम को क्रोमोसोम नंबर 1 बोला, और मां के भी एक क्रोमोसोम को, मां से जो हमें क्रोमोसोम मिला है उसको भी हमने नंबर दिया है 1, यानी ये दोनों कौन हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम। इस तरह के कितना पेयर बनेंगे, 23 पेयर्स बनेंगे। ऐसे ही M2, ऐसे ही M3, M22, और मां सिर्फ कौन सा देगी, X क्रोमोसोम देगी।
तो इस तरीके से आप क्या बनाते हो, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का पेयरिंग कराते हो। कब? जाइगोटीन स्टेज में। ठीक है, ये कब चल रहा है? यहां पर ये लोग क्या करें आएंगे, पेयरिंग ऑफ 23 पैटर्नल, पैटर्नल मतलब फादर से, फादर वाला, एंड 23 मैटरनल, मदर वाला जीनोम। 23 को मिलाकर क्या बोलते हैं? जीनोम। एक जीनोम, ये हो गया एक जीनोम, और ये हो गया दूसरा जीनोम, इसीलिए हम क्या बोलते हैं अपने आप को? डिप्लॉइड। तो यहां आपकी कंडीशन हो गई पेयरिंग। अच्छा, जब पेयरिंग कर रहे हैं ना, जब आपने पेयरिंग की तो एक बात आपको मैं बता देता हूं। मान लो कि हम लोग यहां पर क्रोमोसोम नंबर 1 की बात कर रहे हैं। देखो ऐसा क्रोमोसोम दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, यहां पर ध्यान रखिएगा, रेप्लिकेशन हो चुका है। ठीक है, रेप्लिकेशन हो चुका है, एस फेज हमने कंप्लीट कर लिया, और अब जो है ये हो गया मदर का क्रोमोसोम। तो मान लो कि ये हो गया आपका फादर का क्रोमोसोम F1, और ये है मां का क्रोमोसोम M1। ठीक है, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले तो हमने करा ली पेयरिंग। पेयरिंग के बाद अब यहां पर हम क्या करेंगे, प्रोटीन्स लगा देंगे। ऐसे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ऐसे प्रोटीन्स लगा देंगे। ये क्या है? प्रोटीन्स। ठीक, जिन प्रोटीन से हम लोग सेंट्रोमियर बनाते हैं वही वाले प्रोटीन्स यहां पर यूज करते हैं चिपकाने के लिए। तो हमने क्या किया है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम को चिपका दिया है। ऐसे ही हम लोग 23 क्रोमोसोम्स के जो पेयर बनाए थे उन सबको चिपका देंगे। जब चिपका दोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर डीएनए है और प्रोटीन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो इस पूरे को मिलाकर क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियो वर्ड आया है न्यूक्लिक एसिड से, और प्रोटीन्स आप समझ रहे हो। तो यहां पर न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो बना है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। नीमा का मतलब अभी भी बताया था तुम्हें, थ्रेड। साइनैप्टो वर्ड का मतलब है साइनैप्सिस। तो ये जो हमने यहां पर साइनैप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम किया है, इस चीज को बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे साइनैप्सिस। एक आपने वर्ड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है साइनैप्स, न्यूरॉन्स के बीच में, तो वहां पर आपने साइनैप्स वर्ड पढ़ा था, और ये क्या है? साइनैप्सिस। साइनैप्सिस वहां मत यूज करना और साइनैप्स यहां मत यूज करना। ठीक है, यहां पर क्या यूज करोगे? साइनैप्सिस, और वहां यूज करोगे साइनैप्स। तो यहां पर साइनैप्सिस हुआ है, और साइनैप्सिस की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बना है इट इज नोन एज साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम क्या है? बाइवेलेंट। अच्छा, इसका एक और नाम है टेट्राड। ठीक है, तो ये जो तुम्हें दिखाया है यहां पर, ये जो दिखाया है तुम्हें, ये है एक साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर एक बाइवेलेंट,
या फिर एक टेट्राड। इसमें कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एक साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में तुम्हें क्या क्या मिलेगा? 2 सेंट्रोमियर, 4 काइनेटोकोर्स, 4 क्रोमेटिड्स। 4 क्रोमेटिड्स मिलते हैं, इसीलिए देयरफॉर टेट्राड। और 2 क्रोमोसोम्स, इसीलिए बाइवेलेंट। देखिए, एक तुम्हें बात बता देता हूं। अगर 4 अटैच्ड क्रोमेटिड्स हैं, चार क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड मतलब क्या हो गया? सिलेंडर। ये देखो, ये एक क्रोमेटिड हो गया। ये इस तरह का कितने क्रोमेटिड्स हैं? 1 2 3 4। तो 4 क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ क्या हैं? चिपके हुए हैं। तो 4 अटैच्ड क्रोमेटिड्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं? टेट्राड। अगर वहां पर 2 अटैच क्रोमेटिड हैं, तो उसको बोलेंगे डायाड। ठीक है, मतलब ये कंडीशन, इसको क्या बोलेंगे? डायाड बोल देंगे। अच्छा, अगर 2 अटैच्ड क्रोमोसोम्स हैं, अब हम लोग क्रोमोसोम के बेसिस पे बोल रहे हैं, और क्रोमोसोम कैसे डिसाइड होता है? सेंट्रोमियर। तो यहां पर जैसे ये एक सेंट्रोमियर है, तो ये हो गया एक क्रोमोसोम। ये लाल वाला के पास एक सेंट्रोमियर है, तो ये भी हो गया एक क्रोमोसोम। तो अगर 2 अटैच्ड क्रोमोसोम्स हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। अगर एक सिंगल क्रोमोसोम है, तो इसको बोलेंगे मोनोवेलेंट। तो ये बेसिकली ये 4 टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में: टेट्राड, डायाड, बाइवेलेंट, मोनोवेलेंट। मैंने आपको बता दिया चारों। ये कंडीशन है। उसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? ये कंडीशन है। तो जैसे इस वाले केस में आप देख पा रहे हो, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 23 बाइवेलेंट्स देखने को मिलेंगे। एक सेल में 23 बाइवेलेंट्स देखने को मिलेंगे। 2 क्रोमोसोम के पेयर को मिलाकर क्या बोल रहे हैं? तो ये हो गया एक बाइवेलेंट, ये 1 बाइवेलेंट, और बाइवेलेंट को ही तुम क्या कहते हो? टेट्राड कहते हो। तो 23 बाइवेलेंट बोलो या 23 टेट्राड बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी का दूसरा नाम है। तो 23 बाइवेलेंट बोलो या 23 टेट्राड बोलिए, या फिर 23 साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल दो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका मतलब वही है। यह बात हो गई तुम्हारे जाइगोटीन की। मैंने आपको लगभग जितने भी वर्ड्स आपके काम आ सकते हैं वो सारे बता दिए। न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट या टेट्राड। नेक्स्ट, पैकेटीन। ये देखिए बहुत आसान चीज है। आप 2 कलर के पेन ले लेना, एक रेड पेन ले लेना, एक ग्रीन पेन ले लेना। रेड पेन का ढक्कन निकाल के ग्रीन पेन में लगा दो, और ग्रीन पेन का ढक्कन रेड पेन में लगा दीजिए। ये क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर, यहां पर। ठीक है, तो इसको इमेजिन रखिएगा
यही होना है पैकेटीन में। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, सारे क्रोमेटिन को एक जगह पर इकट्ठा किया, फिर उनकी पेयरिंग कराई, और अब वहां पर क्या करने वाले हैं, क्रॉसिंग ओवर करने वाले हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये आप देख पा रहे हो एक जगह है जहां पर क्या बना है, नॉट फॉर्मेशन हुआ है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये जो नॉट फॉर्मेशन हुआ है, नॉट मतलब क्या होता है, गांठ, है ना, रस्सी से आप गांठ लगाते हो ना, तो यहां पर ये जो नॉट है इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, नोड्यूल। नोड्यूल का मतलब ही होता है नॉट, ठीक है, चाहे कहीं पे लगा लो आप, ठीक है, लेग्यूमिनस नोड्यूल्स लगा लो या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल लगा लीजिए। और दूसरा जो वर्ड है यहां पर तो एक खुद ही कह रहा है रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये जो एरिया है, दिस इज साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये जो क्रॉसिंग ओवर है, ये मैंने आपको वही बता दिया जो पेन में ढक्कन एक्सचेंज कर लीजिए। तो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन, किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, यहां पर बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इट रिजल्ट इन स्लो, हेरिटेबल एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन डीएनए, जिसको अपन बोलते हैं वेरिएशन। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होना क्या है, वहां पर क्रॉसिंग ओवर, ढक्कन एक्सचेंज, इट विल रिजल्ट इन वेरिएशन। अच्छा, ये करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्रॉसिंग ओवर जो है कौन कराता है, बाय रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। अच्छा, रिकॉम्बिनेज जो है ना हमारा, ये क्या करेगा, इसमें 4 एंजाइम्स होते हैं जो एक सीक्वेंस में काम करते हैं। सबसे पहले कौन काम करता है, एंडोन्यूक्लियस, फिर काम करता है एक्सोन्यूक्लियस, फिर काम करता है यू प्रोटीन, फिर काम करता है आर प्रोटीन, जिसको हम लाइगेज भी कहते हैं। आई होप कि आपको न्यूक्लियस का फंक्शन पता है, न्यूक्लिक एसिड के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटना। एंडो बोला है यानी बीच से काटेगा, एक्सो बोला है यानी एंड के पास से काटेगा। यू प्रोटीन का काम है एक्सचेंज, वो जो ढक्कन, हरा वाला ढक्कन रेड पेन पे लगाना और रेड वाला ढक्कन ग्रीन पेन पे लगाना। एक्सचेंज कौन कराएगा, यू प्रोटीन। और आर प्रोटीन का क्या है, तुमने कहीं पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ा है तो उसको जोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लाइगेज या आर प्रोटीन। तो इसी सीक्वेंस में
काम करते हैं कौन, इसको मिलाकर बोलते हैं रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। अगली बात, नेक्स्ट बात है डिप्लोटीन। अगर तुम देख पाओ, सिर्फ तुम्हारी आंखें चाहिए यहां पर, डिफरेंस क्या है पैकीटीन में और डिप्लोटीन में। ठीक है, यहां पर अगर आप आंखों का इस्तेमाल करो तो आपको आसानी से दिखाई देगा कि यहां पर आपका ग्रीन वाला जो प्रोटीन्स थे हमने हटा दिए, यहां पर प्रोटीन्स जो हैं वो गायब हो गए। प्रोटीन्स ज्वाइनिंग क्रोमोसोम्स डिसॉल्व्ड। इसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया था वो हमने डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, बट अभी भी एक जगह है जहां पर मान लो ऐसे सेपरेट, ये पहले चिपके हुए थे, ये कौन है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये पहले चिपके हुए थे, अब यहां से हमने उसको अलग कर दिया, अब इनको दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस प्रोसेस में अभी ये वाला जो एरिया यानी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वाला जो एरिया है ये अभी भी चिपका हुआ है। पास थे तो कम विजिबल था, जब इसको सेपरेट कर रहे हैं तो ये विजिबल हो गया, और ये कैसा विजिबल हो रहा है, एक्स जैसा दिखाई देगा, और इस एक्स जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कायस्माटा। ठीक है, कायस्माटा कहते हैं। तो ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया कायस्माटा। अच्छा, इसको हम लोग नाम क्या देंगे, क्योंकि पूरी तरीके से सेपरेट नहीं है ये। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नया नाम, हमें अलग सा नाम रखना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स। डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स। अच्छा, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम अभी कंडेंस्ड है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कंडेंस्ड डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डिप्लोटीन जो है वो काफी लंबा चल जाता है, और अगर डिप्लोटीन लंबा चल गया तो इसको बोलते हैं डिक्टयोटीन। ठीक है, और अगर यहां पर ये लंबा चल गया, यानी डिक्टयोटीन कंडीशन आ गया, तो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, ध्यान रखना क्रोमोसोम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर डीएनए जो है वो हाईली कॉइल्ड होता है, तो ना तुम ट्रांसक्रिप्शन कर पाओगे ना ट्रांसलेशन कर पाओगे, यानी ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है क्रोमोसोम। तो अगर हमें लंबे समय तक मेटाबॉलिज्म करते रहना है तो हमें इसको खोलना पड़ेगा, इसको हमें वापस से क्रोमेटिन की फॉर्म में खोलना पड़ेगा। जब इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये कायस्माटा दिखाया है, सेम कंडीशन है, सेम चीज है यहां पर। ठीक है, बट यहां पर कैसा हो गया, ये अनकंडेंस्ड डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स, और इसको हम बोलते क्या हैं, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। ये जो है ये क्या है, लैंप ब्रश क्रोमोसोम, विच इज अ कैटेगरी ऑफ जायंट क्रोमोसोम। तो वी विल बी स्टडिंग पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड लैंप ब्रश क्रोमोसोम इन डिटेल, बट अभी नहीं, बाद में कभी जब समय लगेगा तो। ठीक है,
तो यहां पर आप समझिएगा कि मियोसिस के टाइम पर ये क्या है, अनकंडेंस्ड डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स को हम क्या कहते हैं, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। इतनी बातें पैकेटीन में आपको ध्यान रखनी है। डाइकाइनेसिस आसान चीजें हैं। जो कायस्माटा हमारा था वो हमने डिसॉल्व कर दिया, मतलब मान लो कि ऐसा था, ये ऐसा स्लाइड करता जाता है और दोनों जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। और इसके बाद जो आपका जो शक्ल होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपको सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहां पर ब्लैक वाला सेगमेंट दिखाई दे रहा है और यहां पर, तो ये जो है ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो सकता है या फिर मल्टीपल लोकेशंस पर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर या फिर मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो गए वापस से। मियोटिक स्पिंडल असेंबल टू सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बाकी जो चीजें हैं ये प्रोफेज वाली हैं। जो नॉर्मल लेट प्रोफेज में होता है वही यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके साथ ये आपका प्रोफेज 1 खत्म हो गया। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है, चीजों को। इसमें करीब 10 मिनट और लगेगा, तो आपके अगले लेक्चर का चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा, पर हम लोग 10 मिनट में ये खत्म कर लेंगे। इसमें अब कुछ खास बचा नहीं है, तो 10 से 15 मिनट लगेंगे अगले सेशन में, और उसके साथ हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि फिर मैं आपको बुक का रीडिंग करवाऊं। जितने भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम लोग वो सारे एनसीईआरटी के हैं, तो एनसीईआरटी तो आपका कवर हो ही रहा है। साथ में जहां पे मुझे लग रहा है कि ये आपको आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो बट इसके साथ आपको ना एक टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और वो टेक्स्ट बुक और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, द ओनली थिंग इज एनसीईआरटी। जो भी एक्स्ट्रा देना रहेगा वो मैं खुद दे दूंगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।